Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss structure of atom by Rutherford experiment. रदरफोर्ड साहब ने कैसे एटम के स्ट्रक्चर पर अपना ओपिनियन दिया, अपना ऑब्जर्वेशन दिया, हम इसकी बात करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जे थॉम्सन मॉडल। तो आप लोगों को याद होगा जे थॉम्सन मॉडल, जे थॉम्सन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उन्होंने ये बात बताया था कि न्यूक्लियस, होल न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। बट इस बात को रदरफोर्ड साहब ने अपना ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट न्यू ऑब्जर्वेशन दिया। जब देखिएगा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या दिया, तो हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किया क्या? ध्यान से बात को समझिएगा, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके बात दिमाग में जाएगा। जब देखिएगा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसको लेड की बॉक्स में पैक कर दिया। देखिएगा, रदरफोर्ड साहब ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और ये लेड चैम्बर है, लेड चैम्बर। इस लेड चैम्बर के अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया। क्लियर है? और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करती है, रेडिएट करती है। ये अल्फा रेज इमिट किया, रेडिएशन हुआ। कहां से रेडिएशन हुआ? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जब अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, आप ये कह सकते हैं इसको बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है? अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, तो इसको इन्होंने क्या किया कि एक थिन गोल्ड फाइल लिया। क्या लिया? एक थिन गोल्ड फाइल लिया, थिन गोल्ड फाइल, एक बहुत पतली सी गोल्ड की प्लेट। और इन्होंने किया क्या, इस अल्फा पार्टिकल्स को बिल्कुल पाथ पर लाकर के थिन गोल्ड फाइल रख दिया। और इन्होंने देखा क्या, ध्यान देना कि इसके पीछे एक इन्होंने स्क्रीन लगा रखी थी। कौन लगा रखा था? रदरफोर्ड साहब ने एक स्क्रीन लगा रखी थी और इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया था। जिंक सल्फाइड इसके ऊपर कोटेड कर दिया था। अब जब जिंक सल्फाइड को कोटेड किया तो ये ऑब्जर्वेशन देखा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फाइल पर पड़ी, तो कुछ तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल पास आउट हो गई, कुछ हल्की एंगल में डेविएट कर गया। इस तरह से ऑब्जर्वेशन में उनके मिला। किसके ऑब्जर्वेशन में? रदरफोर्ड साहब के ऑब्जर्वेशन में इस तरीके की बातें मिली और देखा उन्होंने कुछ लार्ज एंगल से डेविएट कर गया, ऐसे लार्ज एंगल से डेविएट कर दिया। तो ये कंडीशन जब उनको मिली तो इस पर कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया। इनका कुछ पोस्टुलेट्स था, जो थ्योरी इन्होंने फॉरवर्ड किया आगे। इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट पॉइंट आउट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसको नोट करिए, पॉइंट आउट करिए, नोट करिए। तो इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या क्या था?
मैक्सिमम एटम की बात डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम पार्ट, जैसे ही अल्फा पार्टिकल जब इसको पढ़ा गोल्ड की फाइल पर, तो इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन दिया। क्या बताया इन्होंने? ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा, मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम का सेंस क्या है? 99%। मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डेविएशन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डेविएशन मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स जो है ये बिना डेविएट किए पास आउट हो गए। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट पॉइंट आउट हुआ, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज hollow। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज hollow मींस ये खोखला है मैक्सिमम पार्ट। बात तो क्लियर है कि जब ये बिना डेविएशन के, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें होता है। इतनी बातें तो आप जानते हैं। हीलियम, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, इसका मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर के 4, इसका AMU मास हो गया। क्योंकि मास किससे बना है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट हीलियम का, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही मास बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल नो डाउट के पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का ही चार्ज तो पॉजिटिवली चार्ज है भाई, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। अभी इसके पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा है। क्लियर है बात? तो ध्यान देना, जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बमबारी, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल goes towards the thin gold foil, maximum alpha particle pass out। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? इस गोल्ड फाइल से, ये गोल्ड फाइल थिन गोल्ड फाइल में लिखा हुआ है, थिन गोल्ड फाइल, ओके। और ये स्क्रीन है आपकी, क्लियर? अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं हुआ, जैसे पास किया उसी तरीके से पास आउट हो गया। हमने देखा इनके ऑब्जर्वेशन में बातें आई सामने कि एटम का मैक्सिमम पार्ट हॉलो, खोखला। फिर इन्होंने सेकंड पॉइंट पॉइंट आउट किया, सेकंड पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा, लिखिएगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, some of alpha particles deviate small angle, okay, small angle। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट कर जा रहे हैं। अच्छा, ये इनका सेकंड पॉइंट था। अच्छा, जरा देखिए थर्ड पॉइंट क्या पॉइंट आउट किया, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आउट किया, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट स्मॉल एंगल। थर्ड पॉइंट, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, a few alpha particle means
20,000. Few alpha particle, that means 1 in 20,000. 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल्स कम बैक और या यूं कह लीजिए आप लार्ज एंगल, डेविएट लार्ज एंगल. ओके, डेविएट लार्ज एंगल. क्लियर है? डेविएट लार्ज एंगल, ये मतलब लार्ज एंगल से डेविएट कर जा रहा है या कम टू द बैक, जैसे गया वैसे वापस चला है. इसका मतलब उन्होंने तक पॉइंट आउट किया स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम. ध्यान से बात को समझिएगा. हमने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की थिन फॉइल पर, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे पास किया वैसे पास आउट हो गया. कुछ अल्फा पार्टिकल्स सम एंगल पर डेविएट करके, और ए फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कम टू द बैक इन सेम पाथ, जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस चले आए. तो इस प्रैक्टिकल से एक कंक्लूजन पॉइंट आउट हुआ. क्या कंक्लूजन पॉइंट आउट हुआ? स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज और इसी का नाम इन्होंने दे दिया न्यूक्लियस. इसी का नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियस. बातें तो क्लियर हो गई. अच्छा, जरा से ध्यान देना, एक फिगर देखिएगा, उस फिगर के आगे बातें और क्लियर हो जाएंगी. उन्होंने क्या कहा कि ये एटम लिया, इस तरह से उन्होंने एटम लिया जिसकी सीट ली थी, थिन फॉइल की सीट ली थी. इस पर इन्होंने अल्फा की बमबारी कराया, अल्फा बीम. की बमबारी की, और यहां ये न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन था, यहां न्यूक्लियस था, यहां न्यूक्लियस था, एटम का न्यूक्लियस है. इन्होंने इसको पास आउट कर दिया. और दूसरा इन्होंने लिया कुछ ऐसे नॉर्थ एंगल पर डेविएट कर दिया. क्लियर है? बनाइएगा साथ साथ. Try to write and make the figure इस फिगर को बनाइएगा. ये एटम है और ये अल्फा बीम में से अल्फा पार्टिकल्स हैं. बीम ऑफ पार्टिकल्स. हाँ, अल्फा बीम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पॉइंट आउट किया, जरा ध्यान देना. एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया, किसने? रदरफोर्ड साहब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया. पॉइंट आउट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट. इलेक्ट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लियर? लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus
सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये बातें बताया रदरफोर्ड साहब, ये बातें बताया रदरफोर्ड साहब। क्लियर है? रदरफोर्ड साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। थोड़ी सी बातें और कर लीजिएगा, इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। इतनी बातें तो बताया रदरफोर्ड साहब ने। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, जरा बातें ध्यान से समझिएगा। फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। फेल्योर क्यों हुआ? फर्स्ट पॉइंट इन्होंने पॉइंट आउट करी, इनका फेल्योर का रीजन क्या था? व्हाई, व्हाट वुड बी द रीजन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फेल्योर, द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फेल। फर्स्ट, इन्होंने इस बात को नहीं बता पाया, he cannot explain stability of the, he cannot explain stability of atom। ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं बता पाया। रदरफोर्ड साहब ने ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल कैसे है। अरे भाई आप समझिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नो डाउट के पास भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी का लॉस करेगा, और एनर्जी जब लॉस करेगा, वन ऑफ द टाइम कम्स इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ क्या करना है? कोलाइड कर देना है और एटम डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इस बात को मैक्सवेल साहब, एक साइंटिस्ट है, बहुत बिग साइंटिस्ट है, मैक्सवेल साहब ने इस बात को एक्सपेरिमेंट किया, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का मेन रीजन ये था कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, उन्होंने क्यों फेल हो गई इनकी एक्सपेरिमेंट? सेकंड पॉइंट, he cannot explain he cannot explain spectrum, he cannot explain spectrum of atom। ये स्पेक्ट्रम को भी नहीं पॉइंट आउट कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एटम के अंदर जो स्पेक्ट्रम, एटम का जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो किस रीजन से दिखता है? स्पेक्ट्रम का सेंस आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर। स्पेक्ट्रम का सेंस होता है कलर। क्लियर? तो स्पेक्ट्रम में कलर का क्या सेंस है? बातें थोड़ी सी हम इसको और इंटरप्रेट कर लेते हैं, बातें दिमाग में ताकि बैठ जाए। इन्होंने एटम के स्पेक्ट्रम को भी पॉइंट आउट नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया? जरा देखना, जैसे हमने एक पॉट लिया, इस पॉट में हमने गैस फिल कर दिया, कोई भी गैस हमने ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, हाँ गैस हमने ले लिया, और इस गैस को हमने नीचे से हीट किया। छोड़िए, हीट मत कीजिए, यहां से आप व्हाइट लाइट इस पर पास करिए, इसको व्हाइट लाइट दिया और देखा, ऑब्जर्व किया कि जैसे हमने व्हाइट लाइट फॉल ऑन द गैस, व्हाइट लाइट को हमने गैस पर फॉल कराया, तो यहां हमने ऑब्जर्व किया कि यहां डिफरेंट कलर दिखने लगे, एक डिफरेंट कलर दिखने लगे, और कुछ कलर
ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो जो स्पेक्ट्रम दिखा, यहां जैसे रेड दिखा, ब्लू देखा, अब ग्रीन नहीं दिखा, ग्रीन गैप कर गया, वायलेट गायब है, इंडिगो दिख गया। इस तरह के कुछ कलर दिखे और कुछ कलर नहीं दिखे। तो इस बात को भी रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कलर कैसे बन रहे, इस बात को नहीं बता पा रहे। अरे भाई, जब व्हाइट लाइट आपने जानता है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर आपने देखा होगा, VIBGYOR, विबग्योर। इन 7 कलर से ये व्हाइट लाइट बनी हुई। जैसे ही हम इस पर डालें तो इनमें से कुछ कलर दिखा, कुछ कलर नहीं दिखा। कोई एटम कलर्ड क्यों होता है, कलर कैसे दिखता है, इस बात को रदरफोर्ड साहब अपने एक्सपेरिमेंट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो इस वजह से 2 रीजन था, इनका 2 रीजन्स व्हिच फेल्ड द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट 2 बातों को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाया, इसलिए इनके मॉडल फेल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट experiment, that is Bohr's atomic model. Okay, Bohr's atomic model, write down the heading, Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. Okay, बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या थियरी दी, जरा देखिएगा, ध्यान से बात को देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने पॉइंट आउट किया, लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट आउट किया, एटम है सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल से जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी किया थिन फाइल ऑफ द गोल्ड, तो उसमें देखा कि कुछ पार्टिकल्स पास आउट हो जा रहे थे, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहे थे, कुछ पार्टिकल्स लॉन्ग एंगल से डेविएट कर रहे थे, कुछ पार्टिकल्स जिस वेज से जाता था उसी वेज से वापस आ जाते थे। इस बातों को ध्यान में रखते हुए बोर साहब ने कहा कि एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है। और सेकंड पॉइंट आउट में क्या उन्होंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, electron revolve around the nucleus, around the nucleus, electron revolve around the nucleus in fixed circular orbit, circular orbit, electron revolve around the nucleus in fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity. Good. बोर साहब का ये स्टेटमेंट बाकी एटॉमिक मॉडल से डिफरेंट है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नो डाउट कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी होगी
उस इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड वेलोसिटी होगी और वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रिवॉल्व करेगा। ये बातें बोर साहब के एटॉमिक मॉडल से बातें क्लियर हुई, क्लियर। और इन्होंने लास्ट पॉइंट आउट किया क्वांटाइजेशन। जरा बात ध्यान से समझिएगा, क्वांटाइजेशन रूल। ये क्या है? क्वांटाइजेशन रूल क्या है? बात ध्यान से समझिएगा, क्वांटाइजेशन रूल क्या है। इस क्वांटाइजेशन रूल के कारण उन्होंने एक बात बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बात ध्यान से समझिएगा, लिखते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, around the nucleus electron revolve around the nucleus. Clear? Only those circular orbits, only those circular orbit, सर्कुलर ऑर्बिट या सेल कह लीजिए, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट which has angular momentum is integral multiple of the h by 2 pi। बात क्लियर? इन्होंने ये बात बताना चाहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, बातें ध्यान से समझिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा, तो नो डाउट कि वह इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और जब फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h by 2 pi होगा। ऐसी बात समझिएगा, जैसे सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस की नो डाउट पॉजिटिवली चार्ज होता है, अभी हम लोगों ने देखा, और इस न्यूक्लियस के अराउंड सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो नो डाउट कि ये एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है। इसी का नाम इन्होंने दिया कि यह जो है ये ऑर्बिट, एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, ये क्या है? ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट है। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पहले ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट थी, उसको इन्होंने दिया n = 1 के लिए यूज करते हैं k सेल की ऑर्बिट, n = 2 इसके लिए n यूज कर लेते हैं, ये n वाली सेल है, और ये कौन सी सेल है? MOPQR। इसी तरीके से सेल बनती है, इसी तरीके से ऑर्बिट बनता है। तो n = 1 के लिए k, n = 2 के लिए n, n = 3 के लिए m, इस तरह की सेल है। तो उन्होंने कहा कि जब एंगुलर मोमेंटम की बात आए तो नो डाउट कि एंगुलर मोमेंटम ये l जो होगा, या यूं लिखिएगा, एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो L से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम L जो होगा, उन्होंने कहा है कि इंटीग्रल NH by 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट h by 2 pi होगा। तो n क्या है? ये n इंटीग्रल है, हाँ, कोई इंटीजर है, n हमारा इंटीजर है, n इंटीजर मींस n इज ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और सेल
ओके। अच्छा सपोज मान लीजिए आपसे पूछा कि सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट में है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आप कहोगे n इक्वल टू 2 के लिए n की वैल्यू जो होगी, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? ये इक्वल टू हो जाएगा nh/2 पाई। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां 2 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 2 हो गया, तो ये हो गया 2h/2 पाई। मींस एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल ऑफ द h/2 पाई होगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो h/2 पाई, सेकंड ऑर्बिट की बात करें 2h/2 पाई, थर्ड ऑर्बिट की बात करें 3h/2 पाई, 4h/2 पाई, मींस इंटीग्रल मल्टीपल। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5h/2 पाई और 3/2h/2 पाई, ऐसा नहीं होगा। ये बोर्ड साहब ने बताया कि जब भी होगा इंटीजर कोई इंटीजर वैल्यू n होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2 पाई होगा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी, इसको नोट करिए। ओके, नोट करिए, इसको तुरंत नोट करिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम n इक्वल टू होता है mvr। m is the mass of electron, v is the velocity and r is the radius from the nucleus। क्लियर? ये n एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr, और हमने अभी देखा कि m एंगुलर मोमेंटम आपका ये भी होता है, एंगुलर मोमेंटम ये इक्वल टू होता है nh/2 पाई। हम इसको चाहें तो इसको कोरिलेट कर दें कि mvr इक्वल टू nh/2 पाई। इस इक्वेशन नंबर 1 को पॉइंट आउट करिए। बातें दिमाग में आ रही होगी कि h क्या है? m to mass of the electron, v is the velocity, r is the radius, 2 pi is the constant, here n is the number of cell orbit and h क्या है? ये बातें दिमाग में आ रही होंगी कि h कहां से सब लिया है। तो h आपका ये भी एक कांस्टेंट है, h आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट है, h भी आपकी कांस्टेंट। क्लियर? अब इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। ये इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू दी जाएगी, इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू दी जाएगी। क्लियर? तो इतनी बातें आप तैयार रखिए। क्लियर? और इसके बाद बोस साहब का जो थर्ड नेक्स्ट मॉडल आया, आइए उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। क्लियर? हटा दो इसको, नोट करिए इसको। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या पॉइंट आउट किया, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ होगा मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट होगा। इलेक्ट्रॉन, और ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, electron revolve around the nucleus, electron revolve around the nucleus, exert electrostatic
इलेक्ट्रॉन। ध्यान से बात समझिएगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, exert the electrostatic force in between the nucleus, provide या produce one of the force called centripetal force. Centripetal force। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है मोर साहब। उन्होंने कहा कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिवॉल्व करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक फोर्स तो एराइज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से बात को समझिएगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नो डाउट अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होते हैं, और जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चिपक जाएगा, टकरा जाएगा और डिस्ट्रॉय कर जाएगा एटम। बट ऐसा तो संभव है नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अब ये कह रहे हैं, इनका यही पॉइंट है, बहुत साहब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी थ्योरी इन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता। कभी कभी क्वेश्चन एराइज आपके भी दिमाग में आता है कि सर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और जब एनर्जी लॉस करेगा तो एक ऐसा समय आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पर फॉल कर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, ड्रॉप कर जाना चाहिए न्यूक्लियस पर, स्ट्राइक करना चाहिए न्यूक्लियस पर। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, टक्कर मारेगा, तो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर जाना चाहिए, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जरा बात ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बात को नोट करिएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर ड्रॉप नहीं करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं। अट्रैक्शन का फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन कभी ड्रॉप नहीं करेगा। क्लियर? और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओके अपॉन R स्क्वायर। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। क्लियर? और आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स Fc और ये Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। एंड नाउ ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, और इन दोनों फोर्स को रिलेट कर दें, ये आता है mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको भी नोट करिएगा कि आगे भी काम। एक लास्ट पॉइंट इनका है, बोर्ड साहब का एक लास्ट पॉइंट है। देखिएगा उन्होंने लास्ट पॉइंट में क्या पॉइंट आउट किया, ध्यान से बात को समझिएगा। लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, नेक्स्ट पॉइंट इनका देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, while revolving electron in a particular
in a particular orbit or shell, orbit कह लीजिए या shell कह लीजिए, clear? While revolving electron in a particular orbit or shell do not lose या do not loses or gain energy. Clear? While revolving electron in a particular orbit or shell do not loses or gain energy. Clear? न तो ये एनर्जी का लॉस करते हैं, लूज करते हैं, न तो एनर्जी को ये गेन करते हैं. Energy of the electron is always fixed. Energy of the electron always fixed in fixed orbit. किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होगी. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिक्स्ड इन फिक्स्ड ऑर्बिट. इसलिए इलेक्ट्रॉन नए एनर्जी का लॉस करता है, नए एनर्जी का गेन करता है. और एनर्जी जब लॉस नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा. अच्छा, आप एक चीज ध्यान दो, जैसे आप कोई एक स्टोन के पार्ट को थ्रेड से बाइंड करो, स्टोन के पार्ट को थ्रेड से बाइंड कर लो, हाँ बाइंड कर लो, बांध दो उसको, और इसके बाद उसको ऐसे घुमाओ उसे. तो जो आपने स्टोन को ऐसे आप सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा रहे हो, तो आप तो अपनी तरफ के स्टोन को ड्रा कर रहे हो, खींच भी रहे हो अपनी तरफ, बट स्टोन आपके पास नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो फोर्स से जो खींच रहे हो आप, उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर दे रहा है. इसलिए स्टोन आपके हाथ पे आकर टकरा नहीं रहा है. उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो फोर्स है, वो कन्वर्ट किसमें कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स में. दोनों बराबर हो जा रहे हैं, और दोनों बराबर हो रहे हैं बिल्कुल फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. ये बोर साहब का अपना मॉडल था, बोर साहब का अपना थियरी थी जो कि दिया. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास अब हम लोग इस पर थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे. ओके, थैंक्स.